नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इस खास शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के पिछले एक साल की महत्वपूर्ण सूचनाओं से आधारित जो भी खबरें हैं उनका एक कंपाइलेशन पेश कर रहे हैं और आज है एपिसोड 4। अगर आपने पीछे के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, उन्हें ठीक से देख लीजिए। आइए आज की जो पहली खबर है उससे शुरू करते हैं। और पहली खबर क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला जो आपके सामने लगा हुआ है। अभी इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं न्यूज में क्या रहा। इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, जो बहुत चर्चा में रहा इस गुफा चित्रकला की वजह से। सुलावेसी द्वीप पर गुफा का नाम है लेयांग तुडांगे या फिर लेयांग तुदोंगे की गुफाएं। वहां पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज हुई है। यह गुफा चित्रकारी की जो खोज हुई है, बताया जा रहा है कि प्लेस्टोसीन युग के समय की यह गुफा है और यहां बहुत पुरानी गुफा चित्रकारी मिलती रही है। तो जो तस्वीर हमने अभी अभी देखी, यह तस्वीर 2019 के आसपास फाइंड आउट हुई थी। गुफा चित्रकारी की तस्वीर है। अभी जो फाइंड आउट हुआ है उसकी तस्वीर नहीं है ये, ठीक है। सुलावेसी द्वीप में स्थानीय रूप से जंगली सुअर जो पाए जाते हैं उनका चित्र इस बार प्राप्त हुआ है। और ये कितना पुराना बताया जा रहा है? बताया जा रहा है करीब करीब 45,500 वर्ष पुरानी ये चित्रकारी है, गुफा चित्रकारी है, ठीक है। चलिए, इस शैल चित्र को गुफा की दीवारों पर हाथों से दबाकर बनाया गया है और बाद में इस पर रंग, लाल शहतूती रंग लगाया गया है। ये देखिए, ये इसीलिए ये तस्वीर ली गई है कि बनाने का मेथड क्या है। गुफा की जो भित्ति है इस पर हाथ से दबा दबा के इसे बनाया गया है। कोई ब्रश तो था नहीं उस समय, और इस पर लाल शहतूती कलर वर्णक का छिड़काव किया गया है और तब जाकर ये गुफा चित्रकारी बनी, ठीक है। सुलावेसी का यह चित्र यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा चित्र से भी पुराना है। तो क्योंकि सबसे पुराना बता ही दिया मैंने, तो यह सबसे पुराना यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा चित्र से भी पुरानी है। वैज्ञानिकों ने इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात कही है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस पूरे गुफाओं के उस पर एरिया पर है। जिस वर्णक के जरिए यह चित्रकारी बनाई गई है उसका अब क्षरण हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की बात आप समझ गए क्यों यहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षरण की मुख्य वजह जो बताई गई है उससे बताया गया है हेलोक्लास्टी। अब हेलोक्लास्टी क्या है, यह हो सकता है सवाल में कभी आ जाए। हेलोक्लास्टी में होता क्या है कि नमक के क्रिस्टल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, ह्यूमिडिटी में जब डिफरेंस आने लगता है तो नमक के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और नमक के क्रिस्टल्स की वजह से चट्टानों का क्षरण होने लगता है। एक तस्वीर में हम इसको देखेंगे कि कैसा लगता है, आपने देखा होगा। तो खास तौर पर जो तापमान और आर्द्रता में जो बदलाव हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं हेलोक्लास्टी के लिए, क्षरण के लिए। हेलोक्लास्टी का सीधा सीधा मतलब समझिए नमक के क्रिस्टल की वजह से क्षरण ये है। ऐसा आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं चट्टानों में इस तरह से क्षरण हो जाता है, इसी को कहते हैं हेलोक्लास्टी। चलिए आगे चलें। भौतिक अपक्षय मतलब फिजिकल वेदरिंग का जो असर है। फिजिकल वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग का ही एक, यांत्रिक अपक्षय का ही एक रूप है। जनरली चट्टानों में, खनिजों में, मृदा में टूट फूट होने जैसे गुण इसमें शामिल होते हैं। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप जरूर देख लेने चाहिए क्योंकि सुलावेसी बहुत चर्चा में है, तो ये द्वीप भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। हो सकता है इसी से सवाल बन जाए। सुमात्रा, रियो, जावा, बोर्नियो, बाली और सुलावेसी, जिसको सिल्बेस भी कहते हैं, ठीक है। आइए मैप देख लेते हैं। सबसे पहले है सुमात्रा। बात कर रहे हैं हम पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट। देखिए सबसे पहले सुमात्रा है। सुमात्रा से इधर आइएगा तो मिलेगा आपको यहां पर रियो, ठीक है। रियो के बाद यहां जावा, जावा के बाद बोर्नियो, बोर्नियो के बाद बाली, बाली के बाद सुलावेसी या फिर सेलेब्स।
ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। चलिए अब अगली खबर है डिकन्सोनिया। डिकन्सोनिया बहुत चर्चा में रहा। भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा डिकन्सोनिया का संबंध क्यों चर्चा में रहा, भीमबेटका की गुफा में पाया गया सबसे प्राचीन, अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात जानवर के अवशेष मिले हैं भीमबेटका गुफाओं में। किसके अवशेष मिले हैं? डिकन्सोनिया के। लगभग 550 मिलियन साल पुराने अवशेष बताए जा रहे हैं। लगभग 550 मिलियन साल पुराने जानवर के अवशेष बताए गए हैं डिकन्सोनिया। ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इस जानवर के जो अवशेष मिले वो लगभग अब जो अवशेष मिले हैं उसके समान थे। इससे क्या अंदाजा लगता है? इससे अंदाजा लगता है कि कभी ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, पड़ोसी होंगे, जो कि ज्योग्राफी में पहले से भी आपने पढ़ा होगा कि ये कयास लगाए जाते हैं। ये है डिकन्सोनिया। ठीक है, अब निष्कर्ष पड़ोसी देश वाला निकल रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ कभी जुड़े होंगे, बाद में धीरे धीरे भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया होगा। दूसरा कि गोंडवाना लैंड का निर्माण भी लगभग 550 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि जिस जानवर के अवशेष यहां मिले हैं और जिसके ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं वो लगभग समान है, तो गोंडवाना लैंड होगा उस समय जब, तो कम से कम 550 मिलियन साल पहले तो होगा ही। इससे यह भी अनुमान लग रहा है। चलिए, भीमबेटका गुफाओं के बारे में जानना चाहिए क्योंकि भीमबेटका गुफाएं चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश में है, भोपाल के नजदीक, आप जानते होंगे। शैलकृत गुफाएं हैं, चट्टानों से बनी। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी की तलहटी में है, यह भी आपको पता होगा। और ये जानकारी रखिए क्योंकि इस समय धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है, 40वां, मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान पे रखिएगा। चलिए, इसको कहा जाता है कि यहां पांडवों में जो भीम थे उन्होंने प्रतीक्षा की थी, वेटिंग हॉल की तरह था। अपने प्रवास के दौरान या फिर मूवमेंट के दौरान यहां रुके होंगे। भीम महाभारत हिंदू महाकाव्य के 5 पांडवों में से एक हैं, आपको पता है। गुफाओं में मध्य पाषाण काल की चित्रकारी है। भीमबेटका की गुफाओं में कब की चित्रकारी है? मध्य पाषाण काल की चित्रकारी है। और किन जानवरों को दिखाया गया है? बाघ, शेर, जंगली सूअर, हाथी, कुत्ता और मगरमच्छ जैसे जीवों को दिखाया गया है। अब यह है प्रतीक्षालय, इस तरह से कट किया गया है और यहां पर माना जाता है ऐसा कि भीम यहां रुके हुए थे, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये वहां जो दीवारों पर भित्ति चित्र हैं उसकी तस्वीर है। गुफाओं की दीवारों पर कुछ धार्मिक चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, और नर्तकों का भी चित्रांकन किया गया है दीवारों पर। और दीवारों पर जब चित्र बनेगा तो क्या कहेंगे उसको? भित्ति चित्रकला। भित्ति मतलब दीवार। तो भीमबेटका में किस तरह की चित्रकला मिलेगी आपको? भित्ति चित्रकला। चलिए, अब भारत की कुछ अन्य प्रमुख गुफा चित्रकलाओं के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि सवाल तो वहां से भी आ सकता है। तो अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास हैं। अजंता की गुफाओं में जो मूल बात एलोरा और अजंता में ध्यान पे रखना है कि अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। और यह भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एलोरा की गुफाओं में ध्यान रखना है कि यह भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन यहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पाए जाते हैं। यह बताया जाता है 600 से 1000 एडी के आसपास की तस्वीरें यहां हैं। ठीक है, यह है एलोरा के चित्र हैं। और यहां पर अजंता में पद्मपाणी की इमेज है, चित्र है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है? सवाल आ गया था, बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कहां पे? अजंता, बादामी, बाघ, एलोरा। इतना सीधा सा सवाल, केवल जानकारी रहे
सीधा टिक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और सवाल, ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। कह रहा है कि कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए आपको अगर पता होगा तो आप सही आंसर कर देंगे। चलिए एक और सवाल देखिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा ना कि एलोरा और अजंता में क्या डिफरेंस है। तो ये अगर आपको पता रहेगा, ध्यान पे रहेगा, सीधे सीधे एक कथन, एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। फिर अगर नहीं भी एक आध पता हो तो एलिमिनेशन मेथड वगैरह सब कुछ लगेगा, एक आध लीक तो पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है सित्तन वासल। सित्तन वासल है तमिलनाडु में और यहां रॉक कट जैन मंदिर है। ये ध्यान पे रखिएगा, तमिलनाडु के सित्तन वासल में क्या है, जैन मंदिर है। तो जैन धर्म से संबंधित चित्र यहां पर मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगला है बादामी। बादामी शैव, वैष्णव और जैन संप्रदाय से जुड़े चित्र। अजंता आपने देखा सिर्फ बौद्ध, एलोरा में क्या देखा, तीनों। फिर इसके पहले सित्तन वासल में जैन, और जैसे ही आप बादामी पे आएंगे कर्नाटक में तो शैव, वैष्णव और जैन। ठीक है, यहां जो खास बात है वो है 18 हाथ वाले भगवान शिव की नृत्य करते हुए नक्काशी है। ये देखिए, इसको काउंट कीजिएगा तो इधर 9 और इधर 9, 18 हाथ वाले भगवान शिव के नृत्य करते हुए आपको नक्काशी मिलेगी। ये अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, इसी तरह गणेश, महिषासुर मर्दनी, अर्धनारीश्वर की भी नक्काशी की गई है। कहां की बात हो रही है, बादामी की। और अजंता एलोरा पूछ चुका है तो बादामी पर भी ध्यान बना के रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। चलिए फिर जोगीमारा छत्तीसगढ़ में है, प्रकृति को दर्शाते हुए चित्र है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, किसी न किसी धर्म से रिलेटेड चित्र देख रहे थे। जोगीमारा की खासियत क्या है छत्तीसगढ़ में कि ये प्रकृति पर फोकस, नेचर फोकस्ड चित्र यहां पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्रकृति पर जब बात होगी, पशु, मानव, फूल, पक्षियों का प्रदर्शन मिलेगा। तो जोगीमारा को ऐसे याद रखिए छत्तीसगढ़ में कि इसकी स्पेशलिटी क्या है कि नेचर फोकस्ड चित्र यहां मिलेंगे। बाकी जगह आप देख रहे हैं किसी न किसी धर्म से रिलेटेड चित्र मिल रहे हैं। ठीक है, अब एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है वो है सिंधु घाटी सभ्यता पर शोध। अब क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता न्यूज में आ चुका है इस बार, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानना होगा। क्या शोध हुआ है, शोध में यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोग मवेशियों का मांस खाया करते थे। तो मवेशियों में कौन से मांस खाते थे, सुअर, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि का मांस खाते थे, और यहां तक कि बीफ भी खाने के संकेत हैं। किसने ये शोध किया है प्रकाशित, जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस, इसी ने ये बताया है। ठीक है, अब कैसे पता चला, तो मिट्टी के बर्तनों की जांच की गई और वो मिट्टी के बर्तन थे लगभग 4600 साल पुराने। तो उससे पता चला कि ये लोग मांस खाया करते थे। घरेलू पशुओं की हड्डियों के उच्च अनुपात में बहुत ज्यादा मिलने की वजह से मांस के उपभोग के बाद इससे भी पता चलती है कि बहुत ज्यादा घरेलू पशुओं के हड्डियों का कलेक्शन हुआ है वहां से। ठीक है, अब ये बात पहले से साफ है हालांकि कि इस सभ्यता के लोग कई तरह के वृक्ष और पशु उत्पादों के साथ मछलियां भी खाते थे। ठीक है, मतलब मछलियां खाते थे। अब एक नया शोध आया है जिसमें हर तरह के जानवरों के मांस खाने की बात आ रही है सामने। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लीजिए, हालांकि खूब विस्तार से आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट यहां भी डिस्कस करते हैं। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में इस जगह की खोज हुई। मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, चन्हुदड़ो और कोटिदजी।
तो ये सारे नाम आपने जरूर सुने होंगे, मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें। कहां कहां पे है? पहले तो ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब इतना सीधा सवाल कि आपको जानकारी हो कि कौन सा नहीं है, तो सीधे सीधे आपका मार्क्स बनता है। चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सोहगिरा और देसलपुर। अभी भी आप जवाब दे सकते हैं सोच के। पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। भारत में कौन कौन से साइट्स हैं? लोथल, धौलावीरा। धौलावीरा इस बार खूब चर्चा में है, तो हमेशा ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इससे भी चर्चा में है। राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगा और बालाथल राजस्थान में है। कहां कहां है? लोथल और धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा और बालाथल राजस्थान में। आइए मैप पर देखते हैं थोड़ा। यहां पर हड़प्पा, कालीबंगा, पहले हड़प्पा देख लीजिए, और मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो देख लीजिए, ये पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है। इधर देखिएगा कालीबंगा, बनावली, ये पंजाब वाले इलाके में, रोपड़, कालीबंगा हो गया राजस्थान वाले इलाके में। ठीक है, यहां पर सुतकांगेन डोर, समझ गए कहां पड़ता है। फिर ये है धौलावीरा, जो इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया लोथल। तो इस तरह से आप मैप पर एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, तो आपको पूरा लोकेशन समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अलग अलग जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा आदि मिले हैं। टेराकोटा मिला है। ठीक है, दो बड़े स्थल हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। जब खोज हुई तो यहां के स्ट्रक्चर में पाया गया कि एक प्लान्ड सिटी का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो सिविक प्लानिंग यहां पर दिखती है। कैसे दिखती है? एक ग्रिड पैटर्न दिखता है इस तरह का, और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से घर, मार्केट, स्टोरेज और दफ्तर, यहां तक कि जो सार्वजनिक स्नानागार इत्यादि हैं, उनको ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया है। ठीक है, ये है ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया। तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है ग्रिड की तरह। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम यहां बहुत मजबूत था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, बहुत अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं। मुहरें जो यहां की थीं वो स्टेटाइट और सोप स्टोन से बनती थीं, और जिन जीवों को मुहरों पर पाया गया है, कौन कौन से जीव पाए गए हैं? यूनिकॉर्न बुल, गैंडा, बाघ, हाथी, बकरी, भैंस इत्यादि जीव पाए गए हैं। देखिए, ये है मुहरें, तो इसमें अलग अलग जीव आपको दिख जाएंगे। चलिए, अब सवाल किस तरह से आ जाता है? ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर को लेकर सवाल आ गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके इर्द गिर्द जो भी सभ्यताएं रही हैं, उससे सवाल कंपैरिजन पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अपना नोट्स ठीक से खंगाल लीजिएगा। आइए अगला, मोपला विद्रोह। यहां थोड़ा सा हम हिस्ट्री में भी जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में इतना ज्यादा करंट अफेयर्स की घटनाएं इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो हमने आर्ट एंड कल्चर में ही थोड़ा शामिल किया है। मोपला विद्रोह खबरों में रहा। क्यों खबरों में रहा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से मोपला विद्रोहियों के नाम हटाने की बात आई। यह बना था शब्दकोश, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, 2019 में शहीदों का शब्दकोश लॉन्च किया गया। और आईसीएचआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च की एक कमेटी ने सिफारिश की थी। और कमेटी ने क्या सिफारिश की थी? कमेटी को यह तय करना था कि मोपला विद्रोहियों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के नाम में रहेगा या नहीं रहेगा। यह शब्दकोश किस लिए बना है? यह शब्दकोश इसलिए बना है कि 1857 से लेकर 1947 तक के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए, या फिर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, उनके नाम इसमें लिस्टेड हैं, और इसके 5 वॉल्यूम हैं जो देश के अलग अलग कोनों को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान पे रखना है, वरियम कुन्नत हाजी और अली मुसलियार। अली मुसलियार का नाम तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरियम कुन्नत हाजी का भी नाम आप
ध्यान पे रखिए, इन दो लोगों का नाम मोपला विद्रोह से जुड़ा हुआ है और इनके नाम के को भी हटाने की सिफारिश की गई है। सवाल बन सकता है। चलिए, मोपला विद्रोह कमेटी क्या कहती है, किस आधार पर हटाने की बात की गई कि मोपला विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा है, यह केवल एक आंदोलन था और इसका मेन फोकस क्या था, धर्म परिवर्तन। ठीक है, तो इस आधार पर कहा गया कि नाम हटेगा। विद्रोह का कोई भी नारा ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो या फिर राष्ट्रवाद के पक्ष में हो, यह कमेटी कह रही है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मोपला या मोपिल्ला ये लोग वहां के कृषक थे, लेकिन मुसलमान कृषक, और वहां पर हिंदू जो भूमि के ओनर्स थे, लैंड ओनर्स थे, वो थे जमींदार हिंदू थे। तो मापिल्ला भी बोलते हैं, मोपला भी बोलते हैं, ये लोग मुस्लिम थे और ज्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या थे, हिंदू थे। अब यहां स्ट्रगल हुआ क्योंकि अंग्रेज राजस्व बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ कृषि की उपज कम हो रही थी, जोत का आकार कम हो रहा था, तो एक स्ट्रगल वहां पर क्रिएट हुआ। तो जाहिर तौर पर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हल्ला बोला। अब इसलिए इनको, क्योंकि मोपला लोगों ने विद्रोह किया था, तो इसको क्या कहते हैं, मपिल्ला या फिर मोपला विद्रोह कहते हैं। इन मुस्लिम किसानों ने मालाबार क्षेत्र में भू राजस्व, किराए आदि के विरोध में कई आंदोलन किए। ठीक है, देखिए, अंग्रेज राजस्व बढ़ा रहे थे और जोत का आकार कम हो रहा था। ये सब पीडीएफ में इसलिए पॉइंट है कि लास्ट टाइम में आप को रिकॉल करने में आसानी रहे, पीडीएफ देखें तो तुरंत रिकॉल हो जाए, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बता देने से काम हो जाता। अब 1836 से लेकर 1854 तक इस पूरे इलाके में लगभग 22 विद्रोह हुए। इन पूरे विद्रोहों को हम मालाबार विद्रोह भी कह देते हैं। और इसी इलाके में, केरल में ये इलाका है, इसी इलाके में 1921 के आसपास फिर से विद्रोह हुआ, जिसे हम मोपला विद्रोह के रूप में जानते हैं, 1921 के आसपास। ठीक है, अली मुसलियार, जो मैंने कहा कि नाम आप याद रखिए, इन विद्रोहों के बड़े नेताओं में से एक थे। और मालाबार में इन विद्रोहों को, ये एक खास बात है, मालाबार में इन विद्रोहों को खिलाफत असहयोग आंदोलन के नेताओं से समर्थन हासिल था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये वायलेंट हो गया, हिंसा में जब होने लगी तो इन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे कि सांप्रदायिक और हिंसक होने पर असहयोग खिलाफत के जो नेता थे उन्होंने बाद में अपना हाथ खींच लिया था। ICHR क्योंकि आ गया है, उसमें इसी की कमेटी थी जिसने सिफारिश की है, तो इसके बारे में जानिए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च शिक्षा मंत्रालय के अंडर में है, स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, स्वायत्त संगठन है। काम क्या होगा इसका, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इतिहास के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है और गाइडलाइंस जारी करना इसका काम है। और आमतौर पर कौन लोग शामिल होंगे, जो देश के महत्वपूर्ण इतिहासविद होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, शब्दकोश के बारे में आपको मैंने बता दिया है, सारी बातें बता दी। 5 वॉल्यूम्स हैं, अलग अलग कोनों से संघर्ष में शामिल हुए लोगों का एक उनकी लिस्टिंग की गई। चलिए, अगली खबर, सामाजिक न्याय दिवस तमिलनाडु में EV रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार, इनका मैं एक प्रचलित नाम क्या है, पेरियार। तो EV रामास्वामी की जयंती को कहां पर, तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है। ये बहुत ही इस वजह से इंपॉर्टेंट है। EV रामास्वामी का जन्म कब हुआ है, 1879 में। ये फैक्ट्स आप ध्यान पर रखिए। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया है। अब इनसे 2 आंदोलन को ध्यान रखना है, एक तो आत्मसम्मान आंदोलन, दूसरा वाइकॉम आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की और वाइकॉम आंदोलन से ये जुड़े रहे। इन दोनों में एक ही अंतर है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की, वाइकॉम आंदोलन की शुरुआत इन्होंने नहीं की, लेकिन जुड़े रहे। ठीक है, ये हैं EV रामास्वामी जी या फिर पेरियार। वाइकॉम आंदोलन के बारे में आपको जानना होगा एक तरह से,
ये सत्याग्रह था, वैकोम सत्याग्रह भी बोलते हैं। कहां पर? त्रावणकोर इलाके में, केरल का क्षेत्र है त्रावणकोर। अब क्यों, ये कभी कभी सवाल आता है, वैकोम सत्याग्रह जुड़ा किस चीज से है? तो त्रावणकोर में मंदिरों में प्रवेश, जो छोटी जाति के, पिछड़ी जाति के माने जाने वाले लोग थे, उनके प्रवेश को रोकने के खिलाफ ये आंदोलन था, ये सत्याग्रह था। तो मंदिर प्रवेश को लेकर यह आंदोलन है। रामास्वामी जी का करियर शुरू हुआ कांग्रेस मेंबर के तौर पर, लेकिन बाद में वो जस्टिस पार्टी से भी जुड़े, ठीक है, और जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने 1938 में। ध्यान रखिए, कांग्रेस के मेंबर के तौर पर जस्टिस पार्टी इन्होंने शुरू नहीं की थी, जस्टिस पार्टी से जुड़े और 1938 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव हुआ। वो रूस गए, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से वो बहुत प्रभावित हुए और वहां की घोषणा पत्र को, उनके घोषणा पत्र को इन्होंने तमिल में उसका अनुवाद किया। किसका? रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन मैंने बताया शुरुआत इन्होंने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था 1925 में। पिछड़ी जातियों के लिए समान अधिकारों की दावेदारी से जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान आंदोलन। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, जहां भी ईवी रामास्वामी जी का नाम आ जाएगा, पेरियार जी का नाम आ जाएगा और आत्मसम्मान आंदोलन, तो पिछड़ी जातियों को आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए यह पूरा आंदोलन था। ठीक है, पेरियार का मत क्या था? सभी तरह के सामाजिक विभाजन के पीछे धर्म और उससे जुड़े भगवान जिम्मेदार हैं। ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ थे। अनटचेबल्स यानी अछूत, सभी धर्मों से मुक्त हों, उनका यह मानना था। जाहिर तौर पर मनुसंहिता का विरोध करेंगे, भगवद गीता, रामायण, इस तरह के जो ग्रंथ हैं उसके आलोचक होंगे। वे मानते थे कि इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही ब्राह्मण पिछड़ी जातियों पर और पुरुष महिलाओं पर अपनी अथॉरिटी साबित करते हैं। ठीक है, चलिए जस्टिस पार्टी के बारे में जान लीजिए। स्थापना इसकी साल 1916 में। आधिकारिक नाम है साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, फेडरेशन। स्थापना इसकी हुई है 1916 में और आधिकारिक नाम क्या है? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक राजनीतिक दल था और इसके संस्थापक, ये याद रखिएगा, डॉक्टर सी नतेसा मुदलियार ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, स्थापना में योगदान मुदलियार के अलावा नायर और चेट्टी, टीएम नायर और पीटी चेट्टी ने भी स्थापना में मदद की थी। तो आपको तीनों का नाम ध्यान पे रखना है। बेसिकली गैर ब्राह्मण सम्मेलनों के एक श्रृंखला के परिणाम के रूप में जस्टिस पार्टी का उदय हुआ, गठन हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में जस्टिस पार्टी की तरफ से अकार्ट रामास्वामी मुदलियार और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद हम अंतिम एपिसोड आपके साथ शेयर करेंगे, एपिसोड 5, जिसमें हम पूरी सीरीज को कंक्लूड करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अपनी तैयारी ठीक से करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, इस शुभकामना के साथ फिलहाल के लिए नमस्कार।